हेलो एवरीवन। हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देखा था हमारे भारत का। तो वहाँ हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने की कोशिश की थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की प्रोसेस क्या थी ये देखने की कोशिश की थी। कई सारे एक्ट्स पढ़े थे, चार्टर एक्ट्स पढ़े थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बनाए गए थे बाय ब्रिटिश क्राउन। देन उसके बाद हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़े थे। तो आज हम क्या है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे कि हमारे संविधान का जो निर्माण हुआ था वो कैसे हुआ था ये देखने की कोशिश करेंगे। जो प्रोसेस था हमारे संविधान बनने का वो क्या रहा था। देन जो मेजर इवेंट्स जो रहे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले के जो 4-5 साल थे, क्या प्रोसेस रहा था कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक की हमारी जर्नी क्या रही थी ये देखने की कोशिश करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स पे देखा था 1600 में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और यहाँ पे आके ट्रेड करना स्टार्ट किया। तो बेसिकली ये एक ट्रेडिंग कंपनी हुआ करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 150 साल तक क्या था, इन्होंने ट्रेड किया और ट्रेड करते करते धीरे धीरे क्या हुआ, ये एडमिनिस्ट्रेशन करने लगे इंडिया में। तो यहाँ पे क्या हुआ 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या है दीवानी राइट्स मिलते हैं। और दीवानी राइट्स मिलने के बाद क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में टैक्स कलेक्ट करने के लिए ऑथराइज्ड हो जाती है। यानी कि अब ये टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, अपना खुद का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। 1765 से ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए थे बाय मुग़ल किंग्स। देन उसके बाद क्या होता है 1857 में विद्रोह होता है, रिवॉल्ट होता है, सिपाही म्यूटनी होती है। देन 1857 के बाद क्या होता है, चीज़ें बदल जाती हैं। सिपाही म्यूटनी के बाद, विद्रोह के बाद काफ़ी सारा पॉलिटिकल चेंज आता है भारत में। तो अब क्या था 1858 से जो अभी तक कंपनी के हाथ में यहाँ पे सत्ता हुआ करती थी, तो अब क्या है क्राउन ने सत्ता की जिम्मेदारी ली। यानी कि अब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्राउन करेगा। 1858 के बाद से क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को धीरे धीरे क्या है उसको एंड करने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी। तो जैसा कि हमने देखा था 1813 में क्या था, 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या था, ट्रेड करने का मोनोपोली यहाँ से इनसे ले ली गई थी। इनकी मोनोपोली जो ट्रेड की थी वो ख़त्म कर दी गई थी, एक्सेप्ट चाय और चाइना। देन 1833 में क्या था, इनसे चाय और चाइना में जो ट्रेड इनका जो बचा हुआ था 1813 में वो भी इनसे छीन लिया गया था। और अब क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड किया करती थी वो इनकी ट्रेड मोनोपोली यहाँ पे कम्प्लीटली ख़त्म कर दी गई 1833 में। तो 1833 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को कम्प्लीटली एंड कर दिया गया और इसका यहाँ पे प्योरली एंड कर दिया गया, इसको ख़त्म कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जो है वो क्राउन के थ्रू यहाँ पे देखा जाएगा। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्राउन चलाएगा, यानी कि ब्रिटिश क्राउन। तो ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके थे डिटेल में। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कई सारे एक्ट्स देखे थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश क्राउन के थ्रू बनाए गए थे। तो वहाँ हमने रेगुलेटिंग एक्ट देखा था, रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था। देन उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, वो भी देखा था। देन उसके बाद हमने देखा था चार्टर एक्ट्स देखे थे जो 1813 का और 1833 का चार्टर एक्ट भी देखा था। देन उसके बाद हमने काउंसिल एक्ट देखे थे। तो काउंसिल एक्ट 1861 देखा था, 1892 में काउंसिल एक्ट आया था और एक आया था 1909 में। तो ये हमने काउंसिल एक्ट देखे थे प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पे क्या हुआ था, इंडियंस को लेजिस्लेशन में क्या है पार्ट मिलना स्टार्ट हो चुका था काउंसिल एक्ट के थ्रू। देन उसके बाद हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखे थे। तो वहाँ हमने 1919 में देखा था।
देन उसके बाद 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखा था। ये एक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा था हमारे लिए, क्योंकि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वहाँ से क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे प्रोविजंस जो हैं अडॉप्ट किए गए थे। तो यहाँ पे 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो यहाँ से क्या है, हमने कई सारे लेजिस्लेटिव पार्ट जो था वो हमने लिया था 1935 से, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है उसको इंक्लूड किया था। देन उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 देखा था, और उसके बाद हमको मिली थी आज़ादी। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो था इंडिया में वो कैसे हुआ था। तो आज हम क्या है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। तो देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा संविधान आखिर बना कैसे था, क्या हमको ज़रूरत आन पड़ी थी कि हमको एक संविधान बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। तो ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली क्या है, कुछ इवेंट्स रहे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले के, वो क्या इम्पोर्टेंट इवेंट्स रहे थे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट रहा था उनका। तो 1934 में क्या हुआ था, यहाँ पे M.N. रॉय आए। इन्होंने क्या है, एक आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का। तो इन्होंने बोला कि हमको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की ज़रूरत है ताकि हम अपना खुद का संविधान बना सके। तो अब क्या है, इन्होंने बोल दिया था कि संविधान अब बना ही दीजिए, क्योंकि अब हमको ज़रूरत है अपने खुद की एक संविधान की, ताकि हम अपने भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने हाथ में ले सकें। यानी कि अब क्या है, हम अपने देश को खुद चला सकें, इसीलिए हमको अब संविधान बना लेना चाहिए। तो इन्होंने एक आइडिया दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का 1934 में M.N. रॉय ने। देन उसके बाद 1935 आता है। तो 1935 में क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि जो कांग्रेस थी उसने इन्होंने डिमांड किया एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए, टू फ्रेम आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमें अपना संविधान फ्रेम करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड इन्होंने यहाँ पे रखी 1935 में कांग्रेस ने। देन 1938 में क्या था, जवाहरलाल नेहरू ने क्या था, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लेनी चाहिए विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। मतलब अब ये चाह रहे थे कि ब्रिटिशर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई इंटरफेरेंस ना करें, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर किया था कि हमको किसी आउटसाइडर्स की इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खुद बनाएंगे, हम अपना संविधान खुद बनाएंगे। और इन्होंने एक डिमांड यहाँ पे एडल्ट फ्रेंचाइजी की भी रखी थी। एडल्ट फ्रेंचाइजी की भी यहाँ पे इन्होंने डिमांड रखी थी, जो इनकी पूरी नहीं हुई थी। ये डिमांड इनकी ब्रिटिशर्स ने नहीं मानी थी, नॉट एक्सेप्टेबल थी ये। देन उसके बाद 1940 आता है, और 1940 में आता है ऑगस्ट ऑफर। तो ऑगस्ट ऑफर में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट बनाने की जो डिमांड थी इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, हमारी डिमांड को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाता है ब्रिटिशर्स के थ्रू। तो अब क्या है, हमारी जो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की यहाँ पे एक्सेप्ट कर ली गई बाय ऑगस्ट ऑफर। देन उसके बाद 1942 आता है, और यहाँ पे आता है क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन में क्या है, तो यहाँ पे क्या होता है, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे वो भारत आते हैं। ये बेसिकली एक कैबिनेट मेंबर थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो इनको क्या है, भारत भेजा जाता है विद ए ड्राफ्ट प्रपोज़ल। ये एक ड्राफ्ट प्रपोज़ल लाते हैं भारत, और इस ड्राफ्ट प्रपोज़ल में क्या है, हमारा जो संविधान है उसको फ्रेम करने के लिए क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ये ड्राफ्ट प्रपोज़ल भेजती है। तो यहाँ पे क्या है, एक ड्राफ्ट दिया जाता है बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट कि आप अपना खुद का इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था उस टाइम। तो इनका कहना था ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद आप अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। बट क्या है, ये जो क्रिप्स मिशन था ये मुस्लिम लीग के थ्रू क्या है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये लोग इस मिशन को
नहीं मानते हैं, ये इसको रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थे इनका जो डिमांड था सेपरेट नेशन बनाने का, तो ये अपना खुद का एक सेपरेट कंट्री चाह रहे थे बनाना। तो इसलिए क्या था, इन्होंने क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि इंडिया को डिवाइड कर दिया जाए 2 पार्ट में। देन उसके बाद क्या होता है, 1946 आता है, और 1946 में क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम कर दी जाती है, बना दी जाती है नवंबर 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी जाती है अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। तो कैबिनेट मिशन प्लान आता है बाय ब्रिटिशर्स, तो ये एक कैबिनेट मिशन प्लान भेजते हैं। तो ये 1946 में ही आया था, ये हिस्ट्री का पार्ट है, तो हम हिस्ट्री में इसको देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, कैबिनेट मिशन प्लान के थ्रू क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी गई। तो यहाँ पे फॉर्म करने के लिए यहाँ पे एक ड्राफ्ट प्रपोजल भेज दिया गया था 1946 में। तो कैबिनेट मिशन प्लान में क्या है, बेसिकली 3 लोग थे। एक थे क्रिप्स, तो क्रिप्स जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे ये। देन उसके बाद थे पैथनिक लॉरेंस। देन उसके बाद तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। तो ये 3 लोग थे जो कैबिनेट मिशन प्लान में इंक्लूडेड थे। तो इनके थ्रू ये कैबिनेट मिशन प्लान लाया गया था भारत में। और इस टाइम क्या था, कैबिनेट मिशन प्लान के टाइम जो वाइसरॉय हुआ करते थे, तो वाइसरॉय हुआ करते थे वो वेवेल थे। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग क्या था, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या है, टोटल 389 मेंबर्स रहेंगे। तो 389 मेंबर्स में से क्या था, जो 296 मेंबर्स थे वो ब्रिटिश इंडिया के हुआ करते थे, ब्रिटिश इंडिया के, और 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट के थे। तो 296 जो ब्रिटिश इंडिया के थे, ये वो पार्ट हुआ करता था भारत का जो हमारा डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर हुआ करता था, और 93 जो ये प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, ये इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करते थे जो राजाओं के थ्रू चलाए जाते थे उस टाइम। और ये क्या है, प्रिंसली स्टेट के जो मेंबर्स थे ये नॉमिनेटेड थे, ये नॉमिनेशन के थ्रू इनका यहाँ पे मेंबर बनाया गया था इनको। बट क्या था, यहाँ पे प्रिंसली स्टेट जो थे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से स्टे अवे करे, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये पार्ट नहीं लेते हैं। देन उसके बाद क्या है, 1947 में ही क्या होता है, यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। जुलाई और अगस्त में क्या है, यहाँ पे इलेक्शन करवाए जाते हैं। और इस इलेक्शन में क्या हुआ था, जो टोटल 296 जो ब्रिटिश इंडिया के जो कैंडिडेट थे, यहाँ पे ब्रिटिश इंडिया के जो कैंडिडेट थे, तो इनमें से क्या है, इलेक्टेड हुए थे कितने, 208 कांग्रेस में, देन मुस्लिम लीग में 73, और इंडिपेंडेंट जो थे वो थे 15। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन में क्या था, जो टोटल 389 मेंबर्स थे उनमें से 296 जो मेंबर हुआ करते थे ब्रिटिश इंडिया के, और 93 थे प्रिंसली स्टेट के। ये तो इलेक्शन में इन्होंने पार्ट नहीं लिया था। तो इस 296 में से क्या था, ये इलेक्शंस हुए थे, और यहाँ पे 208 सीट कांग्रेस को मिली थी, 73 मुस्लिम को, और 15 इंडिपेंडेंट रही थी। तो इस तरह से क्या है, हमारी एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई 2 सितंबर 1946 को। तो अब क्या है, हमारी खुद की एक गवर्नमेंट बन गई थी 2 सितंबर 1946 को बाय इलेक्शन। तो ये सारे इवेंट्स जो हैं क्रिप्स मिशन से लेके अभी तक जो सारे इवेंट्स हैं वो 1946 में चल रहे हैं। तो ये हमारा प्रोसेस रहा था, हमारे संविधान बनने की तरफ अब हम जा रहे हैं। तो अब क्या है, हम अपने संविधान बनाने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद क्या है, 26 अक्टूबर 1946 को क्या है, मुस्लिम लीग ने भी क्या है यहाँ पे ज्वाइन कर लिया था।
जो मुस्लिम लीग अभी तक क्या है कैबिनेट मिशन प्लान को इन्होंने क्या है रिजेक्ट कर दिया था, बट क्या है इंटरिम गवर्नमेंट बनाने में क्या है 26 अक्टूबर 1946 में इन्होंने क्या है ज्वाइन कर लिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग के जो लीडर्स हुआ करते थे उनमें थे लियाकत अली, जोगिंदर नाथ, ये नेम्स इम्पॉर्टेंट हैं, पूछ लिए जाते हैं कभी। देन थे आई चुंडारीगर, एक थे अब्दुल रब नस्तार, देन एक थे गजनफर अली खान। तो ये लोग थे मुस्लिम लीग से जिन्होंने क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 26 अक्टूबर 1946 में इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया था। बट क्या था यहाँ पे अभी भी ये सेपरेट स्टेट के लिए मांग इनकी चल रही थी, ये चाह रहे थे कि इनको सेपरेट स्टेट मिलना चाहिए। तो ये इंडिया को डिवाइड करने के लिए अभी भी कोशिश कर रहे थे। देन उसके बाद क्या है 9 दिसंबर 1946 आता है। तो 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है, पहला सेशन होता है किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो यहाँ पे क्या है 211 मेंबर्स ने पार्ट लिया था और 211 में से क्या है 208 जो थे वो कांग्रेस के हुआ करते थे मेंबर और 3 जो थे वो इंडिपेंडेंट हुआ करते थे। तो इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, जो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, कांग्रेस में नहीं थे, वो थे इंडिपेंडेंट जो मेंबर्स थे। बट यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट सेशन जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये क्या है मुस्लिम लीग ने यहाँ पे फिर से बॉयकॉट कर दिया। ये लोग फिर से यहाँ पे सेपरेट स्टेट की मांग करने लगे और यहाँ पे इन्होंने सेशन में पार्ट नहीं लिया। ये हमारा फर्स्ट मीटिंग थी 9 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई थी ये, और ये हुई थी हमारी न्यू दिल्ली में। तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स कभी पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, तो ये स्किप नहीं करिएगा। तो 9 दिसंबर 1946 जो थी ये फर्स्ट मीटिंग थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो यहाँ पे क्या है, अगर हमने कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेसिकली बनाई है या फिर कोई भी एक असेंबली बनाई है तो उसका एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। तो उस हिसाब से क्या है एक टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा को क्या है टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया जाता है। और ये क्या है एक नॉमिनेशन था इनको जो प्रेसिडेंट बनाया गया था, ये एक नॉमिनेशन था, नॉमिनेशन के थ्रू इनको बनाया गया था। तो नॉमिनेशन के थ्रू भी इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये ओल्डेस्ट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ये ओल्डेस्ट मेंबर थे। तो इसीलिए क्या है यहाँ पे इनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया गया था। तो ये एक क्या है फ्रेंच प्रैक्टिस है। तो फ्रेंच प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी असेंबली अगर फर्स्ट टाइम उनका कोई मीटिंग हो रहा है तो वहाँ पे उस मीटिंग में क्या है जो ओल्डेस्ट मेंबर हैं उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। तो ये हमने फ्रेंच प्रैक्टिस थी ये, तो ये अडॉप्ट की थी उस टाइम। तो इस हिसाब से सच्चिदानंद सिन्हा को पहला टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 में। और यहाँ पे जो प्रोविंस ऑफ हैदराबाद था, तो हैदराबाद का जो प्रोविंस था उन्होंने यहाँ पे पार्ट नहीं लिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो ये उससे दूर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था, जो प्रिंसली स्टेट थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने पार्ट लिया ही नहीं था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ही अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम चला रहे थे और वो उसी में खुश थे। तो यहाँ पे कांग्रेस जो था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बेसिकली उन्हीं का यहाँ पे ज़्यादा योगदान रहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। देन उसके बाद क्या है सेकंड मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 में। ये हमारी सेकंड मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। और यहाँ पे क्या है प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। और यहाँ जो वाइस प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. लक्ष्मणाचार्य। तो वी.टी. लक्ष्मणाचार्य और एच.सी. मुखर्जी को यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र जो थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र वो थे हमारे
BN राव, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र बना दिया जाता है 11 दिसंबर 1946 में। तो ये हमारी सेकंड मीटिंग जो बेसिकली हुई थी वो यहाँ पे प्रेसिडेंट को चुनने के लिए हुई थी। तो इनके अंडर क्या है, अब एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है एक संविधान लिखने की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू करेगी। संविधान बनाने का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो राजेंद्र प्रसाद के अंडर हिज प्रेसिडेंटशिप। देन उसके बाद 13 दिसंबर आता है 1946। तो 13 दिसंबर को क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यहाँ पे पास किया जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो बाय जवाहरलाल नेहरू के थ्रू पास किया जाता है। और ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन था ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी था। ये फ़िलॉसफी था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहना चाहिए ये यहाँ पे बताया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। हमारे संविधान में क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए, किस चीज़ की हमें ज़्यादा ज़रूरत है, जो हमारी ज़रूरत के हिसाब से क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, ये बेसिकली हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में डिसाइड कर लिया था। तो ये लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के थ्रू और इसको अडॉप्ट कर लिया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 में। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो बाद में आके आज हम इसको प्रीएम्बल के नाम से जानते हैं। इसको एज ए प्रीएम्बल हमने अडॉप्ट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन में। देन उसके बाद आता है 3 जून 1947 और यहाँ पे क्या है, माउंटबेटन प्लान आता है। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं माउंटबेटन प्लान क्या था। और माउंटबेटन प्लान आता है और यहाँ पे माउंटबेटन प्लान में क्या है, इंडिया को डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पे सेपरेट नेशन की जो डिमांड थी मुस्लिम लीग की वो एक्सेप्ट कर ली गई थी माउंटबेटन प्लान में। देन आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 में आया था, इंडिपेंडेंस एक्ट, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। इंडिपेंडेंस एक्ट आया था और इसके थ्रू क्या हुआ था, यहाँ पे जो मुस्लिम लीग थे, मुस्लिम लीग ने यहाँ पे विड्रॉ कर लिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। अभी हमने देखा था कि मुस्लिम लीग ने क्या है, पार्टिसिपेट ले लिया था कब, 26 अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग ने पार्ट ले लिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। बट अब आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 मुस्लिम लीग ने विड्रॉ कर लिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, क्योंकि अब ये अपना खुद का एक सेपरेट स्टेट बनाएंगे, सेपरेट नेशन बनाएंगे। तो अब क्या है, जो ओरिजिनल हमारी 389 जो मेंबर्स हुआ करते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाय कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग 389 मेंबर्स होने चाहिए थे। तो अब क्या है, आफ्टर मुस्लिम लीग के विड्रॉ के बाद अब यहाँ पे 299 की स्ट्रेंथ रह गई है। तो ये 299 जो स्ट्रेंथ है और बचे हुए जो हैं वो क्या है, मुस्लिम लीग है। तो इन्होंने यहाँ पे विड्रॉ कर लिया है। अब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहेगी वो 299 मेंबर्स की रहेगी। और इसमें क्या है, 299 में क्या है, 229 जो रहेंगे वो रहेंगे कांग्रेस के और 70 रहेंगे किसके, प्रिंसली स्टेट के। तो ये प्रिंसली स्टेट के रहेंगे। और ओरिजिनल में क्या है, अभी हमने देखा था जो ओरिजिनल हमारा कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर जो मेंबर्स थे टोटल 389 थे। इसमें क्या है, कांग्रेस के रहे थे 296 और प्रिंसली स्टेट के थे 93। तो ये नंबर्स पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, पूछे भी गए हैं प्रीवियस एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे ये नंबर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। देन आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्ट क्या होता है, जो असेंबली होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसको फुली सॉवरेन बॉडी बना दिया जाता है, यानी कि ये अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। लेजिस्लेटिव बॉडी बना दिया गया था इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, यानी कि ये कोई भी लॉ अपने लिए बना सकते हैं। तो अब क्या है, 18 जुलाई 1947 ये था, ये वो डेट थी जब हमारा इंडिपेंडेंस एक्ट जो था उसको पास किया गया था। और इसके बाद क्या है, चीज़ें बदल गई। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी एक सॉवरेन बॉडी रहेगी, लेजिस्लेटिव बॉडी रहेगी, हम खुद का लॉ खुद पास कर सकते हैं। और बाद में हमको आफ्टर इंडिपेंडेंस ये भी देखने को मिला है, जो हमारी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये
फॉर्म करेगी हमारा पार्लियामेंट। तो यही हमारा क्या है, पार्लियामेंट बनेगा आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे फ्री इंडिया का। बट क्या है, ये एक डोमिनेंट लेजिस्लेचर रहेगा, यानी कि हम कंप्लीटली फ्री नहीं हैं। हम बेसिकली फ्री तो हैं बट अंडर डोमिनेंट ऑफ ब्रिटिश क्राउन। तो ब्रिटिश क्राउन के अंडर क्या है, हमको फ्रीडम दे दी गई है ताकि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकें, हम अपने लॉज खुद बना सकें। तो अब क्या है, कुछ फैक्ट्स हैं। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलती है, मीटिंग होती है इनकी, यानी कि जब भी हम संविधान बनाएंगे तो इसके चेयरमैन होंगे राजेंद्र प्रसाद। और जब भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी मिलेगी, यानी कि जब भी मीटिंग होगी एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी, जब हमको लॉ बनाने होंगे अपने लिए, तब उनके चेयरमैन कौन होंगे, यहाँ पे जीवी मावलंकर। तो यहाँ पे क्या है, ये 2 चेयरमैन बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्ट। तो जब भी हम संविधान बनाने के लिए कोई मीटिंग करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो हमारे चेयरमैन रहेंगे राजेंद्र प्रसाद। और जब भी हम कोई लॉ बनाएंगे अपने लिए तो तब होंगे हमारे चेयरमैन जीवी मावलंकर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। एंड उसके बाद क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ और भी फंक्शंस थे, जैसे कि हमारा जो कॉमनवेल्थ में रेटिफाई करने का, इंडिया की मेंबरशिप को रेटिफाई किया गया था मई 1949 में। तो यहाँ पे क्या है, चॉइस दी गई थी कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कॉमनवेल्थ को। तो इंडिया ने क्या है, कॉमनवेल्थ में क्या है, इसको मेंबरशिप को रेटिफाई किया था। इसके बाद सेकंड इसका फंक्शन था कि हमने एक नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था, जो आज हम अपना फ्लैग देखते हैं, उसको अडॉप्ट कर लिया गया था हम 22 जुलाई 1947 में। देन उसके बाद क्या था, हमने एक एंथम अडॉप्ट कर लिया गया था हमारे थ्रू, एक नेशनल एंथम। तो आज हम अपना नेशनल एंथम देखते हैं, वो भी अडॉप्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू। ये किया गया था 24 जनवरी 1950 में। और इसी दिन क्या था, 24 जनवरी 1950 में ही क्या हुआ था, एक नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया गया था, जो आज हम देखते हैं। तो कमेंट करके बताइए हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है। एंड उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो राजेंद्र प्रसाद हैं, तो इनको क्या है, फर्स्ट प्रेसिडेंट इनको सिलेक्ट कर लिया गया था, इलेक्ट कर लिया गया था, फर्स्ट प्रेसिडेंट ये बन गए थे। तो ये भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। और 24 जनवरी 1950 में ही इनको एज ए प्रेसिडेंट इनको इलेक्ट कर लिया गया था इंडिपेंडेंट इंडिया का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 24 जनवरी को क्या है, हमको एंथम मिला था, हमारा नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग मिला था, और हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी मिले थे राजेंद्र प्रसाद। देन उसके बाद क्या है, हमारा जो अब हमारा संविधान बनके तैयार हो चुका है। अब क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके 2 फंक्शन हुआ करते थे, एक लेजिस्लेटिव और एक हुआ करता था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का फंक्शन। तो अब क्या है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो चुका है, तो अब क्या है, ये फंक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो चुका है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। अब ये क्या है, प्योरली एक लेजिस्लेटिव बॉडी रही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर 1950। तो अब क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया है। तो टोटल जो टाइम था कॉन्स्टिट्यूशन बनने का, वो हमारा रहा था 9 दिसंबर से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था 1946 में, और कंप्लीट हो गया था 24 जनवरी 1950 में। तो ये हमारा टोटल स्पैन रहा था कॉन्स्टिट्यूशन बनने का, और ये टोटल टाइम रहा था 2 ईयर्स 11 मंथ्स और 18 डेज। ये पूछ लिया जाता है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ये टोटल स्पैन कॉन्स्टिट्यूशन बनने का। तो क्योंकि अब क्या है, हमारा इलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, तो पार्लियामेंट हमारा नहीं बना है, तो जो इंटरिम गवर्नमेंट जो हमने बनाई थी वही क्या है, रूल करेगी आफ्टर इंडिपेंडेंस मिलने के बाद वही हमारी सत्ता चलाएगी, जब तक कि हमारा जो जनरल इलेक्शन है वो नहीं होता है। और हमारा फर्स्ट जनरल जो इलेक्शन हुआ था, जब हम अपनी खुद की सरकार बनाएंगे बाय
वोटिंग। तो ये रहा था हमारा 1951 से 52। ये अब क्या है, ये पीरियड वो है जब हम अपना जनरल इलेक्शन करवाएंगे और हम अपनी खुद की सरकार बनाएंगे। तो इस पीरियड से पहले क्या था, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वही हमारी इंटरिम गवर्नमेंट हुआ करती थी, वही हमारे लिए लॉ बनाया करती थी, और उन्हीं ने क्या था, हमारे लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था ताकि हम अपनी सत्ता अपने हाथ में लें और अपना फ्यूचर अपने खुद के डिसीजन के थ्रू डिसाइड करें। ये था हमारा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या है, कुछ फैक्ट्स हैं जो देख लेते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं वो। और यहाँ पे क्या है, जब हमारी इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी तो कुछ मिनिस्ट्री बनाई गई थी जो अलग अलग मिनिस्टर्स के अंडर में हुआ करती थी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, इनके अंडर में क्या है, एक्सटर्नल अफेयर रखा गया था, कॉमनवेल्थ रिलेशंस रखे गए थे। देन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो इनको क्या है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड होम मिनिस्टर बनाया गया था। देन सी राजगोपालाचारी जो थे, ये एजुकेशन मिनिस्टर थे, इनको एजुकेशन मिनिस्ट्री दी गई थी। देन लियाकत अली थे, इनको फिनेंस मिनिस्ट्री दी गई थी, तो ये हमारे देश का फिनेंस देखेंगे। देन जोगेंद्र नाथ मंडल हैं, ये क्या है, लॉ देखेंगे, लॉ मिनिस्ट्री इनको दी गई थी। तो यहाँ पे क्या है, ये जोगेंद्र नाथ मंडल हैं, इनको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो एक क्या है, हम पॉलिटी में मंडल कमीशन पढ़ते हैं, ठीक है, एक मंडल कमीशन बनाई गई थी। तो कमेंट करिए क्यों बनाई गई थी। तो इस तरह से क्या है, हम मंडल कमीशन जो है पॉलिटी में पढ़ते हैं, और पॉलिटी किससे रिलेटेड है, हमारी लॉ से। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ट्रिक्स हैं जो याद करने के लिए इनको इंटरिम गवर्नमेंट से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वो ट्रिक्स क्या है, हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, उसमें आपको ये ट्रिक्स बताई जाएगी। इससे क्या है, आपको क्लियरली याद करने में आसानी रहेगी चीज़ों को। ये फैक्ट्स हैं, काफ़ी सारे फैक्ट्स होते हैं, इजीली याद नहीं होते हैं, तो एक अलग से इसकी वीडियो दे दी जाएगी। देन असफ अली थे, इनको रेलवेज दिया गया था, रेलवे मिनिस्ट्री दी गई थी। देन राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको फूड और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दी गई थी। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। देन CH बाबा थे, डॉक्टर CH बाबा, इनको वर्क, माइंस और पावर दी गई थी। तो देन बलदेव सिंह हैं, इनको डिफेंस दिया गया था। देन उसके बाद क्या है, कॉमर्स मिनिस्ट्री दी गई थी I चुंद्रीगर को, तो ये कॉमर्स संभालेंगे हमारे कंट्री का इंटरिम गवर्नमेंट में। देन कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री जो थी, पोस्टल एंड एयर, ये दी गई थी अब्दुल रब निस्तार को। और ये कौन थे, ये मुस्लिम लीग के मेंबर थे, ये अभी हम देख चुके थे, मुस्लिम लीग के मेंबर थे ये। और I चुंडीगढ़, ये भी मुस्लिम लीग के मेंबर थे। देन उसके बाद थे गजनफर अली, इनको हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई थी, और ये भी हमारे मुस्लिम लीग के मेंबर थे। देन थे जगजीवन राम, तो इनको क्या है, लेबर मिनिस्ट्री दी गई थी। और ये क्या है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा भी गया है प्रीवियस एग्जाम्स में। तो ये हमारे इंटरिम गवर्नमेंट हो गई है यहाँ पे। देन उसके बाद क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की, जो हमारे संविधान बनाने की जो प्रोसेस स्टार्ट हुई थी। तो फर्स्ट रीडिंग हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो यहाँ पे क्या है, हमारी टोटल 3 रीडिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। हमारी 3 रीडिंग में क्या था, हमने ये डिसाइड किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा डिबेट्स हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस रखने चाहिए उसके ऊपर डिबेट्स हुई थी, काफ़ी सारे वहाँ पे वोटिंग हुई थी, वोटिंग के थ्रू वहाँ पे डिसाइड किया गया था क्या क्लॉज रखने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसी हिसाब से हमारी फर्स्ट रीडिंग जो हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो हुई थी 4 से लेके 9 नवंबर 1948 तक। तो ये हमारी फर्स्ट रीडिंग हुई थी। ये फैक्ट्स हैं, कभी पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो देन सेकेंड रीडिंग हुई थी 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक। तो ये काफ़ी लंबी रीडिंग रही थी हमारी सेकेंड रीडिंग, इसमें कई सारे प्रोविजंस यहाँ पे इंक्लूड किए गए थे। देन हमारी थर्ड रीडिंग जो हुई थी वो हुई थी 14 से लेके 26 नवंबर 1949 तक। तो 1949 यानी कि थर्ड रीडिंग के बाद क्या था, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस रखने चाहिए वो हमारे तय हो चुके थे। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखेंगे, क्या बनाएंगे उसमें, तो ये हमारा अब तय हो चुका था थर्ड रीडिंग तक। और फाइनली क्या है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था
वो अडॉप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 में। तो ये डेट सबको ही याद होगी आई थिंक, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट कर लिया गया था। और कंप्लीटली इफ़ेक्ट कब किया गया था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे इन्फोर्स किया गया था 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स किया गया था, कम्प्लीटली इन्फोर्स। तो 26 नवंबर 1949 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, तो वहाँ पे क्या है, कुछ प्रोविजंस जो थे वो हमने अडॉप्ट कर लिए थे 26 नवंबर 1949 में। बट क्या है, कम्प्लीटली जो इन्फोर्स किया गया था, फुली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। तो टोटल 15 आर्टिकल्स थे जहाँ पे प्रोविजंस थे सिटीजनशिप से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड और पार्लियामेंट से रिलेटेड, देन टेम्पररी और ट्रांजिशनल प्रोविजंस। तो ये हमारे प्रोविजंस थे, ये हमने अडॉप्ट कर लिए गए थे हमारे 26 नवंबर 1949 को हमने ये अडॉप्ट कर लिए थे। और बाकी के जो हमारे प्रोविजंस थे वो हमने 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किए थे। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन हमारा कम्प्लीटली अडॉप्ट कर लिया गया था और तब से लेके आज तक हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। और हम इंडियंस बहुत ही प्राउड से बोल सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो देश का सबसे लेंथीएस्ट, और हमने यहाँ पे एक एक छोटी छोटी डिटेल्स का हमारे मेकर्स ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, उनका ध्यान रखा है। और वक्त के साथ साथ बदलने का भी यहाँ पे स्कोप रखा था हमारे मेकर्स ने। जैसे कि आज हम देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो देख सकते हैं 368 आर्टिकल में दिया गया है। तो उसके थ्रू क्या है, हम अपने संविधान को अपने वक्त के हिसाब से बदल भी सकते हैं, एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस केस के थ्रू लागू किया गया था, ये आप कमेंट कर सकते हैं, ये हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो यहाँ पे अभी क्या है, एट प्रेजेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रेम्बल है जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हुआ करता था, जवाहरलाल नेहरू के थ्रू पास करवाया गया था ऑन 22 जनवरी 1947। ये अभी हमने देखा था। तो आज के दिन क्या है, हमारे पास एक प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन में और 468 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और 25 पार्ट्स हैं। तो ये हम क्या है, आने वाली वीडियोस में कम्प्लीटली इनको पढ़ेंगे, देखेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे प्रेजेंटली क्या है, हमारे ये आर्टिकल हैं। बट क्या है, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, ओरिजिनली जब हमारा बन के तैयार हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, उस दिन क्या थे, हमारे 22 पार्ट्स हुआ करते थे, 8 शेड्यूल हुआ करते थे और 395 आर्टिकल्स हुआ करते थे। ये फैक्ट हैं, पूछ लिए जाते हैं कभी एग्ज़ाम में, तो ये स्किप मत करिएगा। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट है, ये कभी हो सकता है पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ वुमेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी वो थी 15 वुमेन्स थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और उनके नाम हम यहाँ पे देख सकते हैं, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, मालती चौधरी, सरोजनी नायडू, देन हंसा मेहता, देन राजकुमारी अमृत कौर, देन उसके बाद पूर्णिमा बनर्जी, देन रेणुका राय, देन कमला चौधरी, देन इसके बाद लीला रॉय, बेगम अजीज़ रसूल और जी दुर्गाबाई। तो ये हमारी 15 वुमेन्स हैं। इनके नाम आई थिंक कभी पूछे जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे दे दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो है 15 वुमेन्स इंक्लूडेड थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो यहाँ पे कभी कभी ऑप्शंस में एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन में ये वुमेन मेंबर्स के नाम कभी पूछ लिए जाते हैं, जा सकते हैं, कभी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक बार इनको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का यहाँ पे वर्किंग ख़त्म हो चुकी है, हमारा संविधान बन के तैयार हो चुका है। तो संविधान बनने के बाद क्या है, इस संविधान में कुछ कमेटीज़ बनाई गई थी, हमारी संविधान बनाने के लिए कुछ कमेटीज़ बनाई गई थी, जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी काफ़ी फेमस है, जिनके चेयरमैन थे कौन, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। कई सारी यहाँ पे कमेटीज़ बनाई गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के प्रोसेस में। तो ये कमेटीज़ जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।
तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।